फाइनेंशियल के फोर्थ लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ यूनिक चीजें डिस्कस करेंगे और इससे बहुत कुछ जो आप पहले से अज्यूम करते थे वो अजम्पशंस भी आपके गलत साबित होंगे। हो सकता है आपको काफी हैरानी भी हो आज के लेसन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेट मार्जिन या पैट मार्जिन की। पैट माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या इसे आप नेट मार्जिन भी समझ सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे आरओई के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे आज डेट या लोन और डेट इक्विटी रेशियो के बारे में। तो ये तीन बहुत ज्यादा जरूरी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पैट या नेट मार्जिन से। तो अब ये पैट मार्जिन क्या होता है, इसको बिल्कुल आसान एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लीजिए पेंसिल आपने बेची 15 रुपए में, जिसको आपने खरीदा था 10 रुपए पे। तो यानी 15 रुपए का सामान आपने बेचा और उसमें 5 रुपए कमाए, यानी 1/3 आपका प्रॉफिट मार्जिन था। 33% आपका प्रॉफिट मार्जिन था। और अगर आपने पेंसिल बेची 20, जिस पेंसिल को आपने 10 में खरीदा था, तो यहां पे आपका मार्जिन हो गया 50% का। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और साथ में उसके जो भी एक्सपेंसेस आपके बेचने के आए वो सब माइनस करने के बाद जो मुनाफा बचा वो होता है पैट मार्जिन या नेट मार्जिन परसेंटेज के टर्म्स में। और यहां एक और डिफरेंस समझना जरूरी है कि मार्कअप और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर मैंने कोई पेंसिल 10 रुपए में खरीदी और उसे 15 रुपए में बेचा, तो मेरा मार्कअप परसेंटेज हो गया 50%, कि मैं 10 की चीज को 50% उसका दाम बढ़ा रहा हूं, 10 की चीज को 15 कर दे रहा हूं और फिर बेच रहा हूं। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलता है। प्रॉफिट मार्जिन कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकलता। तो प्रॉफिट मार्जिन आपको सेलिंग प्राइस लेना है जो 15 रुपए है, उसमें से देखना है कि इसका कितना परसेंट मेरे एक्सपेंसेस थे। तो 15 रुपए पे 10 रुपए मेरे एक्सपेंसेस थे, यानी 66.7% मेरे एक्सपेंसेस थे और इसीलिए 33.3% मेरा प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो हमेशा प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस से निकलता है। हमेशा जो मार्कअप है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कि कॉस्ट प्राइस पे आपने कोई चीज खरीदी, फिर उसको कितना मार्क अप किया, यानी उसका कितना दाम बढ़ाया, वो है मार्कअप। ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिनेंस में ज्यादातर यूज होता है प्रॉफिट मार्जिन, जो सेलिंग प्राइस से निकलता है। अब आपने मार्जिन तो समझ लिए, अब बात करते हैं आरओई क्या होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसे चाहिए। ज्यादातर बिजनेसेस ऐसे हैं कि बिना पैसों के शुरू नहीं हो सकते। अब पैसे कहां से आएंगे? या तो इक्विटी, यानी कि आप अपना खुद पैसा लगा रहे हैं या दोस्तों से पैसा लगा के डाल रहे हैं और उनको उस बिजनेस में शेयर दे रहे हैं। तो जब भी आप खुद पैसा लगा रहे हैं या लोगों से, दोस्तों से पैसा लेके लगा रहे हैं और बदले में स्टेक दे रहे हैं, तो वो हुआ इक्विटी। डेट क्या हुआ? जब भी आप लोन ले रहे हैं, लोगों को आप ये बोल रहे हैं कि मुझे पैसा दे दो, साल 2 साल में मैं इस ब्याज के साथ आपको लौटा दूंगा, तो वो हुआ डेट। या बैंक से ले रहे हैं तो वो हुआ डेट। अब मैं बताता हूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज में से एक है, वो क्या होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए इकट्ठे किए लोगों से, 20 रुपए आपने खुद के लगाए, 20 रुपए दोस्तों से लिए, 60 रुपए कहीं और परिवार से, फादर से, कहीं से भी लिए, और 100 रुपए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और 100 रुपए के शेयर्स आपने लोगों को बांट दिए। यहां आपने लोन नहीं लिया, या तो खुद का पैसा लगाया और खुद को शेयर्स दिए, या दूसरों का पैसा लगाया और उनको शेयर्स दिए। तो 100 रुपए आपने टोटल निवेश किया और साल भर बिजनेस करने के बाद आपको पता चला कि आपके पास 20 रुपए मुनाफे के रूप में बच गए। यानी आपने बिजनेस में लगाए थे 100 रुपए और साल भर के बाद आपके पास हो गए 120 रुपए। जो पैसा आपने लगाया उस पर आपने साल भर के बाद 20 रुपए कमाया। ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इससे हमें नेट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। नेट मार्जिन ये बताता है कि जब आप कोई सामान बेच रहे हैं तो उसको आपने खरीदा कितने पे था, उसको बेचने में खर्चे कितना आया, और उसके बाद आपने उस सामान को कितने मुनाफे में बेचा। साल भर आप जितनी बार सामान बेचेंगे, जो कुछ करेंगे, वो सब करने के बाद आपने साल की शुरुआत में उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया था और साल भर के बाद उस पैसे पे आपने कितना पैसा बनाया, ये आरओई बताता है। थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी था राम, उसके पास 100 रुपए थे और उसने आज बिजनेस शुरू करने की सोची। तो उसने 10-10 रुपए की 10 पेंसिल्स खरीदी उस 100 रुपए से, और दिन की शुरुआत में वो एक बाजार में चला गया और पेंसिल बेचने की कोशिश करने लगा। दिन के अंत तक
उसने 10 पेंसिल्स को बेच दिया। एक पेंसिल जो उसने 10 रुपए में खरीदी थी वो उसने 20 रुपए में बेची, यानी उसका मार्जिन कितना हुआ? 20 रुपए में उसने चीज बेची, उसका सेलिंग प्राइस था 20 और कॉस्ट प्राइस था 10, यानी 50% का मार्जिन था। तो 50% के मार्जिन में राम ने पेंसिल्स बेची और 100 रुपए की उसने पेंसिल्स खरीदी थी। दिन के अंत में उसने, क्योंकि एक पेंसिल दुगने दाम पे बेची, तो 100 रुपए उसके हो गए 200 रुपए। तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया? 100%। प्रॉफिट मार्जिन था 50%, रिटर्न ऑन इक्विटी आया 100%। अब एक दूसरा आदमी था श्याम, उसके पास भी 100 रुपए थे, उसने भी 10 पेंसिल्स खरीदी, लेकिन उसने एक पेंसिल को बेचा 15 रुपए में। तो अब उसका मार्जिन कितना आया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज, यानी 33%। उसने 15 रुपए में बेची जो चीज उसने 10 रुपए में खरीदी थी, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन राम से कम है। राम का 50% प्रॉफिट मार्जिन था, श्याम का 33% प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब बताइए आपको किसका बिजनेस बेटर लग रहा है? जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, शायद उसका बिजनेस बेटर। यहां पे एक सेकंड एस्पेक्ट आता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि श्याम सस्ती पेंसिल्स बेच रहा था, 15 रुपए में बेच रहा था, और राम 20 रुपए में बेच रहा था, और क्वालिटी दोनों की पेंसिल्स की सेम थी। इसीलिए श्याम ने ज्यादा पेंसिल्स बेच दी। जहां राम दिन भर में 10 पेंसिल्स बेच पाया, श्याम ने 30 पेंसिल्स बेची। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, उसने 100 रुपए की पेंसिल्स खरीदी, 2 घंटे में ही उसकी 10 पेंसिल बिक गई। तो अब उसके पास 150 रुपए आ गए, क्योंकि वो 15 रुपए की एक पेंसिल बेच रहा था। वो 150 रुपए से उसने 15 पेंसिल्स और खरीद ली, फिर वो 2 घंटे में बेच दी। इस तरीके से उसने दिन भर में मान लीजिए कि 30 पेंसिल्स बेची, यानी अब वो 15 रुपए की एक पेंसिल बेच रहा था और 10 रुपए में खरीद रहा था। तो एक पेंसिल पे वो कमा रहा था 5 रुपए, और उसने कितनी पेंसिल्स बेच दी? 30, यानी उसने टोटल कमा लिए 150 रुपए। 30 पेंसिल बेची और 5 रुपए एक पे कमा रहा था, 150 रुपए उसने कमा लिए। तो दिन के अंत में राम के पास है 100 रुपए, श्याम के पास है 250 रुपए। दोनों ने दिन की शुरुआत की थी 100 रुपयों से। तो जहां राम का रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 100%, वहीं श्याम का रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 150%। दोनों ने सेम पैसे लिए थे, लेकिन श्याम ने उस पैसे पे ज्यादा पैसे कमा लिए। तो ये फर्क है मार्जिन और आरओई पे। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्जिन बहुत कम होता है, जैसे इनफैक्ट वॉलमार्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े फिजिकल स्टोर चेन है, वो मार्जिन 1% के आसपास रखती है कई प्रोडक्ट कैटेगरीज में। लेकिन इतनी बार वो प्रोडक्ट को रोल कर करके वो 1% कमा लेती है कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो जाता है। और इसीलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहां पे दिया है, यह है आयशर मोटर्स का। इनका पैट मार्जिन है 20% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 24%। आयशर मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स भी है, मार्जिन भी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत है। अब देखते हैं पेज इंडस्ट्रीज, जो जॉकी के नाम से गारमेंट्स बनाती है, उनका क्या हाल है। इनका प्रॉफिट मार्जिन है 13%, यानी पर प्रोडक्ट पेज इंडस्ट्रीज कम कमाती है। लेकिन उस चक्कर में, क्योंकि ये मार्जिन कम रखती है, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और आरओई कितने पैसे पे पैसा बना, ये इसका आयशर मोटर्स से दुगना है। मार्जिन भले ही बहुत कम हो, लेकिन पैसे पे कितना पैसा बना, ये बहुत बेटर है पेज इंडस्ट्रीज का। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो मार्जिन्स को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं, उनके हिसाब से सबसे जरूरी यही है। लेकिन आप एक सिंपल चीज ध्यान रखिए कि किसी भी बिजनेस का पर्पस है चीज को महंगे से महंगे में बेचना, ये पर्पस नहीं है। किसी भी बिजनेस का पर्पस है कि थोड़ा पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। अब उसको करने के दो मेन तरीके हैं, या तो आप ज्यादा सामान बेच लो या आप ज्यादा महंगे में बेच लो। लेकिन ज्यादा महंगे में बेचने से हमेशा बेटर ऑप्शन रहता है कि ज्यादा सामान बेच लो, भले ही सस्ता बेच लो, ताकि कस्टमर ज्यादा खरीदें और बार बार खरीदें। तो अगर कोई कंपनी सस्ता माल बेचेगी लेकिन ज्यादा बेचेगी, तो उसका मार्जिन हो सकता है कम दिखे, लेकिन आरओई बहुत अच्छा दिखेगा। और ये कुछ सबसे जरूरी फिगर्स में से है जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ता है डेट का सवाल कि कर्जा कितना है, क्योंकि आरओई को डेट लेके, कर्जा लेके भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। इस एग्जाम्पल को लेते हैं। पहले केस में कंपनी को 100 रुपयों की जरूरत थी और उसने पूरे 100 रुपए शेयर्स इशू करके इकट्ठे किए। उसने कर्जा कुछ भी नहीं लिया, प्रॉफिट आया 20 रुपए, यानी 100 रुपए पे उसने 20 रुपए कमा लिए। तो अब आरओई हो गया 20% का। अब सेकंड केस देखते हैं। यहां भी कंपनी को 100 रुपए की जरूरत थी, लेकिन 50 रुपए के उसने शेयर्स इशू किए और 50 रुपए का उसने कर्जा ले लिया,
और वो कर्जा उसने लिया 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी उस 50 रुपए पे जो उसने कर्जा लिया उस पे उसको अब 6 रुपए इंटरेस्ट देना था, जो कि 12% होता है। तो वो देने के बाद प्रॉफिट बचा 14 रुपए। पहले केस में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देना था तो प्रॉफिट बचा 20 रुपए, लेकिन दूसरे केस में क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ा तो प्रॉफिट हो गया 14 रुपए। तो यहां पे अब लग रहा है कि ये केस बेटर है, यहां पे 20 रुपए का प्रॉफिट मिला, यहां पे 14 रुपए का प्रॉफिट मिला। लेकिन अब हमको यह भी ध्यान देना है कि इस केस पे 100 रुपए के शेयर्स इशू हुए थे। तो 100 रुपए के शेयर्स जो इशू हुए तो उन 100 रुपयों के पीछे कंपनी ने 20 रुपए कमाए। लेकिन इस केस में कंपनी ने केवल 50 रुपए के शेयर्स इशू किए। बाकी 50 जो कर्जे से उठाया उसको तो 6 रुपए इंटरेस्ट दे दिया और वो चला गया। तो जो बाकी 50 रुपए शेयर्स के थ्रू पैसा आया, उस 50 रुपए के पीछे कंपनी को 14 रुपए की कमाई हुई। यहां 100 रुपए के पीछे 20 रुपए की कमाई हुई और यहां 50 रुपए के पीछे 14 रुपए की कमाई हुई। यानी आरओई बढ़ गया 28%। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि कैसे कर्जा लेके आरओई को बढ़ाया जा सकता है, जो बहुत सारी कंपनियां करती भी है। इनफैक्ट इसीलिए आप लोगों में से जिन लोगों ने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है उनको बोला जाता है कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होता है। यानी अगर 50 रुपए आपने शेयर्स के थ्रू उठाए हैं तो 100 रुपए का आप कर्जा ले लीजिए, इक्विटी से दुगना कर्जा ले लीजिए, जिससे शेयर होल्डर्स का ये रिटर्न बढ़ जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि नहीं, एज एन इन्वेस्टर आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है 0। कंपनी में डेट होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप जब अच्छी कंपनियां देखेंगे तो उनमें लगभग इक्विटी के मुकाबले कुछ भी डेट नहीं होता। यहां पे 0.02% डेट इक्विटी रेशियो है। पेज इंडस्ट्रीज में 0.01 डेट इक्विटी रेशियो है। तो लगभग 0 डेट ये कंपनियां चल रही हैं और ये दोनों कंपनियों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत वेल्थ क्रिएट किया हुआ है और वो भी 0 डेट रहेंगे। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जब कमाई अच्छी नहीं हो रही होती, यहां पे तो दोनों केसेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मान लीजिए इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया या किसी भी कारण से माल नहीं बिका, तो क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा और वो चलता है। लेकिन अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो ये 6 रुपए जो इंटरेस्ट है ये तो पटाना ही पटाना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इक्विटी होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड या प्रॉफिट तभी मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा। लेकिन डेट का नुकसान ये है कि प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो पटाना ही है। और ऐसे में अगर कंपनी 2-3 साल लॉस में रहे और इंटरेस्ट पटाने के पैसे ही ना बचे तो कंपनियां डूब जाती है। तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि उन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया था। तो ज़्यादातर कंपनीज में आपको ये देखना है कि डेट इक्विटी रेशियो कम से कम हो, 0 हो तो बहुत अच्छा है। अगेन ये चीज बैंक्स में बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी। कोई भी बैंक में आप कभी भी डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखेंगे। और यही फिनोलॉजी टिकर की खासियत भी है कि हमने हर कंपनी के अकॉर्डिंग वही डेटा कंपनी एसेंशियल्स में दिखाया है जो डेटा जरूरी है। जैसे बैंक्स में आपको डेट इक्विटी रेशियो को नहीं देखना है तो यहां से हमने डेट इक्विटी रेशियो को हटा दिया, कासा ला दिया, कॉस्ट टू इनकम ला दिया, नेट इंटरेस्ट इनकम ला दिया, जो आपको पिछली कंपनीज में या यहां पे नहीं दिख रही हैं। और बैंक्स में आपको अलग फिगर्स दिख रही हैं क्योंकि ये बैंक्स में इंपॉर्टेंट है। डेट क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि बैंक का तो बिजनेस ही है लोगों से पैसा लेना, करेंट अकाउंट के रूप में, एफडी के रूप में, सेविंग्स के रूप में। तो बेसिकली लोगों से पैसा उधार लेना और उसको आगे उधार पे दे देना। तो इसमें हम डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखेंगे क्योंकि बैंक्स का तो वही काम है। तो कभी भी डेट इक्विटी रेशियो किसी भी लेंडिंग, फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, बैंक्स में हमको नहीं देखना है। उसके लिए बहुत सारे अलग रेशियोज हैं जिनको डेफिनेटली जब हम आगे के वीडियोस में इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री एनालिसिस सीखेंगे तब मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज के लिए आप इतना जान लीजिए कि डेट इक्विटी रेशियो जितना कम हो या डेट फ्री हो उतना अच्छा है। तो आज हमने कुछ जरूरी चीजें देखी कि प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा जरूरी है कि आप आरओई देखें, और उससे भी जरूरी है कि आप अच्छा आरओई देख के खुश मत हो जाइए। ये देखिए कि कहीं ये आरओई इसलिए तो नहीं है कि कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अच्छे टाइम पे ज्यादा डेट लेके, जैसा हमने देखा, कोई भी अपना आरओई इंप्रूव कर सकता है। तो अच्छी कंपनी वही है जो बिना डेट लिए या कम से कम डेट लेके भी बहुत अच्छा आरओई ला सके। अब अच्छा आरओई क्या होता है ये बहुत इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि उस इंडस्ट्री में आरओई कितना चल रहा है। यूजुअली कंपनीज कितना आरओई निकाल पाती हैं। जैसे यहाँ हम देखें कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में
कंपनीज का एवरेज आरओई 20 के आसपास है, 20, 22, 14। तो ऐसे में 48 का आरओई बहुत अच्छा है। इन जनरल आप मान सकते हैं कि 20 से ऊपर का आरओई अच्छा है, लेकिन आपको इंडस्ट्री में यहाँ टिकर पे आप पीयर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन आ जाएगा, और आप चाहें तो सारे पीयर्स की लिस्ट भी इस बटन पे क्लिक करके ला सकते हैं और आरओई कंपेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आरओई उतना ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। 20 से ऊपर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, ये बहुत अच्छी फिगर है। बैंक्स में, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज में ये लाना मुश्किल होता है,